आज की कहानी है अमेरिका के एक ऐसे सैनिक की जिसे फ़ौज में अपने अच्छे काम की वजह से 3 बार सेना में मेडल मिला था। पर बाद में ऐसा क्या हुआ जो इतना अच्छा सैनिक एक सीरियल किलर बन गया? आखिर उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो एक रक्षक एक भक्षक बनने पर मजबूर हो गया? उसने अपने 12 सालों के आपराधिक जीवन में यानी कि 1974 से लेकर 1986 तक 13 मर्डर, 50 रेप और 120 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। तो हमारे साथ बने रहिए इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस तरह का कंटेंट रेगुलर देखना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाने वाले हैं रेगुलर बेसिस पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है जोसेफ जेम्स डेंजलो नाम के एक शख्स की, जिसका जन्म 1945 में न्यूयॉर्क में हुआ था। बचपन से ही छोटी छोटी चोरी करना, सबको परेशान करना, जानवरों को मारना, यही उसके उल्टे सीधे शौक थे। बड़े होकर उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, पुलिस साइंस और क्रिमिनल जस्टिस की भी डिग्री हासिल कर ली। 1973 से लेकर 1976 तक उसने पुलिस डिपार्टमेंट में भी नौकरी की, पर वहाँ उसने कुछ ऐसा कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको वहाँ से निकाल दिया। उसने एक बार एक चीफ ऑफिसर को ही पीट दिया था पुलिस स्टेशन में, और उसके घर में भी घुसपैठ की। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है और 3 बेटियां भी उसे होती हैं। उसके बाद 1989 से लेकर 2017 तक वह एक ट्रक मैकेनिक के तौर पर काम करता है। उसकी असल कहानी शुरू होती है विसालिया सिटी से, जो कैलिफोर्निया में एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ तकरीबन 1.5 लाख लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खुली जगह है और यहाँ का क्राइम रेट काफ़ी हाई था। यहाँ रहने के 20 महीने के दौरान जोसेफ ने एक मर्डर और 60 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। एक बार उसे अरेस्ट भी किया गया। 1974 में वह अपनी पहली लूटपाट की घटना को अंजाम देता है और एक घर में घुसकर चोरी करता है। उसके बाद एक प्रोफेसर के घर में चोरी करता है। प्रोफेसर के घर में चोरी के दौरान प्रोफेसर उठ भी जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह पिस्टल से फायर करता है और बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना के दौरान प्रोफेसर की मौत तो नहीं होती, वह जिंदा बच जाते हैं, पर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पुलिस उसका स्केच तैयार कराती है और ढूंढने की कोशिश करती है, पर पुलिस ये नहीं जानती थी कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो उनकी रातों की नींद उड़ने वाली थी। अब जोसेफ की हरकतें चोरी और लूटपाट से रेप की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। वो ऐसी औरतों को निशाना बनाता है जो अपने घर में अकेली होती थी, जिनका घर शहर की बाहरी तरफ खुले एरिया में होता था, जहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद भागने में आसानी रहे। कोई भी ऐसा काम करने से पहले जोसेफ कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, यहाँ तक कि कई बार तो कई महीनों तक उन घरों की रेकी करता था, पूरी प्लानिंग करता था, लोगों की डेली रूटीन नोटिस करता था। फिर वह घरों में घुसता, पिस्टल से लोगों को डराता और इस तरह की कुकर्म करता था। कोई भी कांड करने के बाद वो एक ही लाइन बोलता था, आई हेट यू बॉनी। इस लाइन में ऐसा क्या छिपा था? 1977 में सैक्रामेंटो से जोसेफ सैन जोआकिन काउंटी में चला गया, क्योंकि वहाँ की पुलिस अब काफ़ी सतर्क हो चुकी थी, और फिर योलो और कोस्टा काउंटी में चला गया। इस तरह वो जगह बदल बदल कर लोगों को अपना निशाना बना रहा था। इधर पुलिस कुछ बेसिक क्लूज़ के बेस पर उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश करती रही। 18 जुलाई 1979 को कोस्टा काउंटी की पुलिस को 3 फ़ोन कॉल्स आती हैं, और इस बार जोसेफ जो हरकत करता है उसकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि मैंने अपना अगला शिकार इसी काउंटी में ढूंढ लिया है और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई अपराधी सामने से उनको चैलेंज दे रहा था। अब 1980 में सदर्न कैलिफोर्निया में मूव होने के बाद उसने रेप के साथ साथ मर्डर को भी अंजाम देना स्टार्ट कर दिया था। अब तो पुलिस उस पर $50,000 का इनाम भी डिक्लेयर कर चुकी थी, पर फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। जोसेफ बड़ा ही चालाक इंसान था। जब भी वह एक तरह की हरकतों की वजह से किसी एरिया में फेमस होता, वो तुरंत ही अपनी लोकेशन और अपने अपराध के तरीके बदल लेता था। पर जुर्म कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन तो उसे ख़त्म होना ही होता है। अब बारी थी उसके पकड़े जाने की, और यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक क्राइम ऑथर जिसका नाम था मिशेल मैकनेमारा। जी हाँ, मिशेल यूएसए की एक फेमस क्राइम ऑथर थी। उन्होंने जगह जगह से मिले सबूतों के बेस पर ये पता लगा लिया था कि अलग अलग लोकेशन में हो रही अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई अलग अलग शख्स नहीं है, बल्कि एक ही शख्स था। उस वक्त ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि तब की साइंस
और टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। फाइनली 2018 में जाकर पुलिस डीएनए टेस्टिंग की मदद से जोसेफ को अरेस्ट करती है, क्योंकि मैकनेमारा की रिसर्च के बाद पुलिस को जोसेफ पर शक हो गया था। पर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पुलिस ने ये सारा क्रेडिट मैकनेमारा को दिया ही नहीं। अलग अलग क्राइम स्पॉट से लिए गए सारे डीएनए सैंपल मैच हो रहे थे, पर सिर्फ शक के आधार पर जोसेफ को अपराध साबित नहीं किया जा सकता था। अब पुलिस ने डीएनए सैंपल को जेनेटिक जेनियोलॉजी सर्चिंग डेटाबेस से मैच करना स्टार्ट किया, जो कि जोसेफ की फैमिली ट्री के साथ मैच हुआ था। इसी फैमिली के बाकी सारे लोग अब मर चुके थे। धीरे धीरे सबको एलिमिनेट करने के बाद पुलिस जोसेफ तक पहुंच जाती है। अब पुलिस जोसेफ के घर के बाहर के डस्टबिन में से एक ट्रैश कैन उठाती है और वहां से उसका डीएनए सैंपल रिकॉर्ड से डेटाबेस से मैच करती है। अब उसका जुर्म साबित हो चुका था। अब वो 72 साल का हो चुका था। जी हाँ, जो क्राइम उसने आज से 40 साल पहले स्टार्ट किए थे, उसकी सज़ा अब उसको बुढ़ापे में यानी कि 72 ईयर्स की एज में मिलने वाली थी। इसके बाद जोसेफ को पुलिस अदालत लेकर के जाती है, जहां जोसेफ ने बताया कि ये सारे क्राइम उसने अपनी मर्जी से नहीं किए थे। उसे तो जेरी नाम के एक शख्स ने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। पर अब इस केस में एक नया और बहुत बड़ा ट्विस्ट था। आखिर ये जेरी कौन था, कहाँ से आया था और इसने कैसे जोसेफ को फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए। जोसेफ आगे बताता है कि वो एमपीडी से पीड़ित था। एमपीडी यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक ही शख्स के अंदर कई अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी रहती हैं, जो समय समय पर उस पर हावी हो जाती हैं और समय समय पर वो इंसान अलग अलग तरीके से बर्ताव करने लगता है। और जेरी उसके अंदर की ही एक अलग पर्सनैलिटी थी जो वक्त वक्त पर उस पर हावी हो जाती थी। इस जेरी नाम की यही पर्सनैलिटी जोसेफ को मजबूर कर रही थी। जोसेफ कहता है कि उसने बहुत कोशिश की इससे छुटकारा पाने की और ये सब कुछ ना करने की, पर जेरी उस पर हावी हुआ रहता था, जिसकी वजह से उसने इन सारे क्राइम को अंजाम दिया था। वो अपनी गलती कबूल करता है, लोगों से माफ़ी मांगता है, पर उसके किए हुए क्राइम इतने ज़्यादा थे और उसे माफ़ करना नामुमकिन था। आखिर जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और ये कहानी इसी के साथ यहीं ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के कंटेंट को रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।